गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों की चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसे देखो, जो अफ्रीका के उत्तरी सेक्शन में चलने वाली जो स्थानीय पवन है, इसको मुख्य रूप से हम कहते हैं सिराकू। क्या कहते हैं? सिराकू। जो भूमध्य सागर को क्रॉस करके इटली की तरफ जाती है। लेकिन इसी सिराकू का जो स्थानीय नाम है, अर्थात जैसे लीबिया, फिर हम बात करते हैं इजिप्ट, ट्यूनेशिया, तो इसी सिराकू का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। जैसे इसी सिराकू का इजिप्ट में जो नाम रखा जाता है वह कहता है खमसिन। तो खमसिन जो नाम है, ये किसका नाम है? तो यह इसी सिराकू का नाम है। कहाँ पर? मिस्र में। अगर हम लीबिया में बात करें तो लीबिया में जो इसका नाम है, ये है गिबली। क्या नाम है लीबिया में इसका नाम? लीबिया में इसका नाम है गिबली। इसी प्रकार जो ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया में इसका नाम है चिली। तो ट्यूनेशिया में यहाँ पे आप देखेंगे यह है ट्यूनेशिया, यहाँ पर नाम इसका है चिली। और जो नाम आपका मिलता है मिस्र में, इसको कहते हैं खमसिन। और इसी को अगर हम बात करें कि जो कह सकते हैं अरब का रेगिस्तान है, वहाँ पर इसको कहते हैं सिमूम। क्या कहते हैं? सिमूम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, ये है चिली। फिर आपका इजिप्ट में जो मिलता है ये है खमसिन। और जो अरब के रेगिस्तान में है उसका नाम है सिमूम। क्या नाम है? सिमूम। ये स्थानीय नाम है पवनों को। और सब किसका नाम है? तो सभी नाम सिराकू के। किसके नाम है? सिराकू के हैं। इस सिराकू कहाँ पर चलती है? अफ्रीका से उत्तर की तरफ चलती है, अर्थात भूमध्य सागर को क्रॉस करके इटली की तरफ चलती है, जिसके कारण इटली में रेड रेन होती है, अर्थात रक्त वर्षा की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें लाल रक्त के जो लाल रंग के जो कह सकते हैं रेत है वो मिली होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये आंसर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बोरा जो है यह एक प्रकार से कह सकते हैं, यह कहाँ चलती है? तो स्विट्जरलैंड में चलती है, अर्थात आल्प्स पर्वत के उत्तर में चलने वाली ये हवा है, तो उसको भी ध्यान रखना है। और हरमट्टन जो है यह भी अफ्रीका में ही चलती है, लेकिन हरमट्टन की जो ये दिशा आप देखेंगे तो हरमट्टन इधर से इधर की तरफ चलती है, जिसको कहते हैं डॉक्टर विंड। तो हरमट्टन की दिशा जो है कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट से डायरेक्शन इसका है साउथ वेस्ट, और इसको कहते हैं डॉक्टर विंड। तो हरमट्टन यहाँ पर चलती है। बोरा जो है हमने कहा आल्प्स पर्वत के उत्तर में, अर्थात स्विट्जरलैंड में चलती है। और सिमून जो है यह आपका ही सिमूम है, जो आपका अरब के रेगिस्तान में चलती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न भू विक्षेपक बल कौन सा बल होता है? उसको कहते हैं भू विक्षेपक बल। ये होता है भू विक्षेपक बल। और इसी भू विक्षेपक बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है कोरियालिस बल। और ये जो कोरियालिस बल होता है, इसका जो वैल्यू है यह इक्वेटर पर अधिक होता है और पोल की तरफ इसका मान लगातार घटता जाता है। तो आप इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, कोरियालिस का जो बल है यह इक्वेटर पर शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं इसका मान लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तथ्य को ध्यान रखना है कि इक्वेटर पर कोरियालिस बल का मान लगभग शून्य होता है और पोल की तरफ इसका मान अधिक होता है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न लिखा गया है, सिराकू हवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अर्थात सिराकू के जो स्थानीय नाम है वह तो हमने आपके साथ डिस्कस ही किया है, लेकिन एक नाम इसमें दिया है जिसका संबंध सिराकू से नहीं है, जैसे गिबली। तो गिबली ही सिराकू का स्थानीय नाम कहाँ पर है? लीबिया में है। तो यह सेंटेंस सही है। फिर लिखा है, चिनूक दक्षिण अफ्रीका में चलती है। तो चिनूक दक्षिण अफ्रीका में नहीं चलती है, बल्कि चिनूक जो चलती है यह अमेरिका में चलती है, और वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है, खास करके यूएस में चलती है। रॉकीज पर्वत के पश्चिम से आती है और पूर्व की तरफ उतरती है। खमसिन जो है यह मिस्र में चलने वाली एक स्थानीय पवन है, जो सिराकू का ही अल्टरनेट नाम है। चिली ट्यूनेशिया में चलती है। तो ये सब नाम सही हैं।
सिर्फ चिनूक जो है इसका संबंध सिराकू से नहीं है, तो इस आधार पर हमारा जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होती है। अर्थात ये बात कर रहा है कि जब निम्न वायुदाब का केंद्र, तो जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है उसी को हम कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। तो चक्रवात अगर मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में कोई बन रहा है, उसका जो डायरेक्शन होता है अर्थात उसके केंद्र में चलने वाली जो वायु की दिशा होती है, यह दिशा होती है एंटी क्लॉक। कैसी होती है? एंटी क्लॉक। लेकिन अगर यही साइक्लोन दक्षिणी गोलार्ध में बनता है तो यहाँ पर चलने वाली जो विंड है केंद्र की तरफ, उसका डायरेक्शन कैसा होता है? तो क्लॉकवाइज होता है। ये ध्यान रखना है। जबकि नॉर्मल विंड की जो डायरेक्शन होती है उत्तरी गोलार्ध में, यह क्लॉकवाइज होती है और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉक। लेकिन अगर चक्रवात की दशा है तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक, और अगर प्रति चक्रवात है तो प्रति चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। तो इस सेंटेंस को समझता है और यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायुदाब पेटियों के खिसकाव से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऐसी कौन सी जलवायु प्रदेश है, ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसका क्लाइमेट वायुदाब पेटियों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है? तो वह है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। क्योंकि यह जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, जब ग्रीष्मकाल होता है तो ग्रीष्मकाल में यह क्षेत्र व्यापारिक पवन की पेटी में आ जाता है। लेकिन चूंकि व्यापारिक पवन आती है पूर्व की तरफ से और आपका भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है यह महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर है। कहाँ पर है? महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर। अगर इसको हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, ये 0 डिग्री होता है, यह 30 डिग्री होता है, यह 45 डिग्री होता है, और इस प्रकार से जब आप क्रॉस करते हैं तो यही होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्योंकि ग्रीष्म काल में आपका इधर से विंड आती है व्यापारिक पवनें, और यह व्यापारिक पवन जब इधर से इधर जाती है तो यह शुष्क हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो लिखा है कि यह सर्वाधिक प्रभावित होता है वो है मेडिटेरेनियन। क्योंकि ग्रीष्म काल में यह जो पेटी है यह व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आती है, लेकिन जैसे ही शीतकाल आती है तो वायुदाब पेटियों का विस्थापन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में और यह क्षेत्र आपका पछुआ पवन की पेटी में आ जाता है। तो ऐसे में जो भूमध्य सागर का क्लाइमेट है यह ज़्यादा प्रभावित होता है किससे? वायुदाब पेटियों के खिसकाव से। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं? तो चिनूक हवाओं के विषय में अगर आपसे डिस्कशन किया जाए तो हमने पहले भी बताया है कि शांत महासागर की तरफ से हवाएं आती हैं, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल के सहारे ऊपर चलती हैं, लेकिन पूर्वी ढाल के सहारे जब वायु नीचे उतरती है, वायु का अवरोहण होता है, तो यूएस वाले क्षेत्र में यह हवा जब नीचे बैठती है, तो कोई हवा जब अवरोहित होती है नीचे की तरफ उतरती है तो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण यहाँ के जो हिम के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ से हिम को क्या करती है, यह उतरने वाली गर्म पवन इस हिम को खत्म कर देती है। इसी आधार पर इसको हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमभक्षी पवन कहते हैं, स्नो ईटर कहते हैं। तो ऐसा भी नाम चिनूक के विषय में मिलता है। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखना है। ये किधर से आती है? तो प्रशांत महासागर की तरफ से आती है। रॉकीज पर्वत को जब क्रॉस करके नीचे की तरफ उतरती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए जो यूएस का यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, उस मैदानी क्षेत्र में जो बर्फबारी होती है उस बर्फबारी से थोड़ा यहाँ पर राहत मिलती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंध रखती है चिनूक। चलिए, और इसी का अल्टरनेट मतलब चिनूक जैसी ही पवन जो चलती है यूरोप के आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्विट्जरलैंड में, उसी को कहते हैं फॉन। क्या कहते हैं? फॉन। तो फॉन जो है स्विट्जरलैंड में चलती है, वह चिनूक का ही एक रूप है। लेकिन वह कहाँ पर चलती है? तो वह चलती है आल्प्स पर्वत के उत्तर में अर्थात स्विट्जरलैंड में चलती है। अगला प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर चिनूक पवनों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो बताना है, ए स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है चिनूक के विषय में कि नहीं? तो यह सेंटेंस चिनूक के विषय में सही है, क्योंकि यह स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवन, ऊर्ध्वाधर तात्पर्य समझ रहे हैं, प्रशांत महासागर की तरफ से आई है तो ऊपर की तरफ यह गई, ऊर्ध्वाधर इसमें पवन का प्रवाह हुआ है, और फिर पर्वत के विमुखवर्ती ढाल पर जब नीचे उतरती है तो ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक प्रभावित करता है। अर्थात जो यूएस का एक पूरा हिमाच्छादित सतह होती है, उस हिमाच्छादित सतह को वहां से हिम को या समाप्त करके उस क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बना देती है। तो यह मौसम को भी काफी ज्यादा प्रभावित करती है। अगला लिखा गया है सेंटेंस यहाँ पर,
इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फोन के नाम से जानते हैं, ये गलत है। फोन के नाम से इन पवनों को हम क्या कहते हैं? चिनूक। लेकिन इसी पवन को अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें या आल्प्स पर्वत के उत्तर की बात करें तो वहां पर इसका नाम होता है फोन। तो यह सेंटेंस हमारा गलत है। इसको कहते हैं चिनूक पवन को स्नो ईटर कहते हैं, हिमभक्षी पवन कहते हैं, क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। तो यह भी सेंटेंस सही है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, अर्थात बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न लिखा गया है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिखा गया है, ऊपरी वायु निम्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। क्या यह सेंटेंस सही है, गलत? यह सेंटेंस गलत है। क्यों कह रहा है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ऊपरी वायुमंडल में जब निम्न मतलब निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, इसका तात्पर्य होता है कि नीचे से वायु ऊपर जाने लगेगी। क्योंकि अगर सतह पर लो प्रेशर बनता है तो इसका तात्पर्य है यहां से वायु ऊपर की तरफ जा रही है। क्या कर रही? ऊपर की तरफ जा रही, और यहां पर बनता है हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। और अगर नीचे वायु उतर रही ऐसे, इसका तात्पर्य है यहां पर लो प्रेशर है। यहां पर क्या है? लो प्रेशर है, और यहां पर हाई प्रेशर। यह इनवर्स रिलेशन होता है कि सतह पर अगर लो प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, और अगर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है तो सतह पर हाई प्रेशर होता है। तो जो लिखा है कि ऊपरी वायु निम्न मतलब लो प्रेशर पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करता, ये गलत है। निम्न प्रेशर का प्रभाव सतह पर पड़ता है और सतह पर प्रतिचक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो यह सेंटेंस गलत लिखा है कि जो कह रहा है कि नहीं कोई प्रभाव पड़ता है, गलत है, प्रभाव पड़ता है। फिर लिखा है, क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवात स्थितियां विकसित करता है। क्या यह सेंटेंस सही है कि नहीं? तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि कह रहा ना क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु जब उच्च दाब बनाती है अर्थात हाई प्रेशर बना रही है, इसका तात्पर्य यहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? तो हाई प्रेशर का तात्पर्य होता है प्रतिचक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाई प्रेशर का तात्पर्य होता है प्रतिचक्रवात और लो प्रेशर का तात्पर्य होता है चक्रवात। तो इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, हाई प्रेशर को ही कहते हैं प्रतिचक्रवात। तो यह सेंटेंस हमारा सही है। इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा का नाम दिया है। क्यों दिया है? इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पर जो लिख रहा है ना कि पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, तो क्या यह सेंटेंस सही है कि गलत? आपको पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इमेज एक बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए। शेष बातें तो आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें, ये है 0 डिग्री, फिर यहाँ पर आपको मिलती है 30 डिग्री, फिर नीचे चलते हैं तो मिलता है यहाँ पर आपको 60 डिग्री मिलता है। क्या मिलता है? 60 डिग्री। फिर होता है 90 डिग्री पोल ऐसे। और यहाँ पर जो स्थितियाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर चलती है व्यापारिक पवन। दोनों गोलार्धों में क्या चलती हैं? व्यापारिक पवन। इसकी दिशा को आप इमेजिन कर सकते हैं, किसकी दिशा क्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पवन चल रही है। तो जो यह 30 डिग्री से 60 डिग्री की मध्य की पवन है, यही पवन पछुआ पवन है। लेकिन इसी पवन का जब विस्तार हम 50 से 60 के मध्य में देखने लगते हैं या 40 से 60 के मध्य में देखने लगते हैं, तो उसको कहते हैं भयंकर पचासा। भयंकर पचासा मतलब वह 50 डिग्री के अक्षांश के आसपास चलती है। 50 डिग्री के अक्षांश के आसपास चलती है, इसका मतलब 60 से 40 के मध्य की जो पवन है उसी को हम भयंकर पचासा कहते हैं। तो यही हमारी पछुआ पवन है। लेकिन इसकी दिशा आप अगर देखें तो यहाँ पर है नॉर्थ, या नॉर्थ है और ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से किधर की तरफ ये पवन चलती है? तो साउथ, ये देखो साउथ ईस्ट की तरफ चलती है। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, ये नॉर्थ वेस्ट से चल रही। किधर चल रही है? नॉर्थ वेस्ट से चल रही। इस आधार पर हम कह सकते हैं यह पवन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलती है। जो ये लिखा है ना, पछुआ पवनें दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में चलती, ये गलत है। पछुआ पवन का जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। क्योंकि अच्छा दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती हैं, इसी आधार पर इसको भयंकर पचासा कहते हैं। तो यह सेंटेंस सही है और यही इसका प्रमुख कारण भी है, क्योंकि वे व्यापारिक पवनों की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों दोनों में अधिक में मजबूत होती है। तो इस कारण से इसको नहीं कहते हैं, इस कारण से नहीं कहते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि व्यापारिक पवनों की तुलना में यह पवन अधिक मजबूत होती है, यह सेंटेंस सही है।
लेकिन कह रहा है कि इसके कारण हम इसको भयंकर पचासा कहते हैं। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि भयंकर पचासा कहने के पीछे तर्क ये है क्योंकि यह पवन जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत व्यापक रूप से चलती है, और इसलिए इसको भयंकर पचासा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, ये सब नाम दिया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है पछुआ पौने उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर यात्रा करती है, तो पछुआ पौनों की तो टेंडेंसी ही होती है, लेकिन क्या इसके कारण इसको भयंकर पचासा कहते हैं? तो नहीं। उसका कारण मुख्य यही, यह 40 से 60 डिग्री के मध्य में चलती है। आंसर हमारा हो गया बी। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा होती है? तो एड्रियाटिक तट पर जो चलने वाली हवा होती है वो होती है बोरा। क्या होती है? बोरा। अर्थात एड्रियाटिक तट के अगर हम पूरब की बात करें तो वहाँ पर आपको यह पवन देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें एक प्रकार से आल्प्स की, आल्प्स पर्वत के उत्तर में जो चलती है उसका नाम होता है फोन। हरमट्टन अफ्रीका में चलती है, सिराकू भी अफ्रीका में चलती है। तो आप इन सेंटेंसों के विषय में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी विकल्प कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो फोन स्विट्जरलैंड में, आल्प्स पर्वत के उत्तर में। बोरा के विषय में अगर कहा जाए तो एड्रियाटिक सी में चलती है, और यह आल्प्स पर्वत के कह सकते हैं अगर डायरेक्शन देखा जाए तो इसके पश्चिम की तरफ चलती है। और सिराकू अफ्रीका के उत्तरी भाग में चलती है, और हरमट्टन जो है यह नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन छांटिए। क्या बताना? असत्य कथन बताना है। किसके विषय में? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का तात्पर्य है कि जो 30 डिग्री अक्षांश पर पाई जाने वाली हमारी वायुदाब पेटी है, उस पेटी के विषय में यह प्रश्न पूछ रहा है कि यह पेटी किस प्रकार से बनी है। तो यहाँ पर जो पेटी बनती है 30 डिग्री पर, यह पेटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल से हवाएं नीचे उतरने लगती हैं 30 डिग्री पर, इसलिए इस पेटी को हम कहते हैं यांत्रिक जनित पेटी। यहाँ पर जो हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, इस हाई प्रेशर के बेल्ट के पीछे जो कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन गति से उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल, जिसके परिणाम स्वरूप वायु नीचे उतरने के लिए विवश हो जाती है। तो यह प्रक्रिया है यांत्रिक जनित। कैसी है? यांत्रिक जनित। जबकि 0 डिग्री पर जो बनती है लो प्रेशर की बेल्ट, यहाँ पर जो लो प्रेशर बनता है इसका कारण होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो लिखा है इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, ये गलत है। तापमान इसके लिए प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि यहाँ पर यांत्रिक जनित गतिविधियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट, इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में निम्न वायुदाब विकसित होता है। तो सही है, अगर सतह पर हाई प्रेशर है तो एटमॉस्फियर में लो प्रेशर होगा। सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिख रहा है एक गतिजनित दाब पेटियां हैं, ये सही है क्योंकि यह यांत्रिक पेटियां हैं। कैसी पेटियां हैं? यांत्रिक पेटियां हैं। इन्हें अस्वक्षांश भी कहते हैं, तो यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का जो प्रमुख उत्पत्ति का कारण है ये है पृथ्वी का घूर्णन गति से उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? बताना है सहारा मरुस्थल से संबंध रखने वाली इसमें से कौन सी पवन है, तो बताना है। अब बताइए, हबूब क्या सहारा मरुस्थल में चलती है कि नहीं चलती है? सहारा मरुस्थल में ही हबूब चलती है, ये आपको सेंटेंस ध्यान रखना है। फोन जो है कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्विट्जरलैंड में चलती है। कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्विट्जरलैंड में चलती है। इसी प्रकार अगर हम बोरा की बात करें तो बोरा अभी हमने देखा एड्रियाटिक तट पर चलती है, और एड्रियाटिक तट के पूर्वी तट पर चलती है। एड्रियाटिक का 2 तट होगा, एक पूरब एक पश्चिम, तो पूर्वी तट पर चलती है, अर्थात जिसको हम यूगोस्लाविया का तट कहते हैं, वहां पर चलती है। और जो वर्ग है यह भी अफ्रीका में ही चलने वाली एक स्थानीय पवन है। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है वायु अपवाह से अभिप्राय है। बताना है कि वायु के अभिप्राय से क्या मतलब अपवाह से क्या अभिप्राय है। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से वायु ठंडी होकर के घाटी प्रदेश में नीचे उतरती है, अर्थात ढाल के सहारे जब वायु का उतरना होता है या वायु का ऊपर चढ़ना होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपवाह। क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह मतलब ढाल के सहारे उतरना या ढाल के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ना। यही कह रहा है कि ढाल के सहारे ठंडी वायु कि पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति जो है यही कहलाता है अपवाह। क्या कहलाता है? अपवाह। आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन लिखा गया है कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से चलती हैं। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वायुदाब प्रवणता
अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर कम होगा तो स्वाभाविक तौर पर वायु में गति भी कम होगी, क्योंकि वायु की गति का सीधा संबंध होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से। और प्रेशर ग्रेडियंट कम है, यहां पर लिख रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कम है। तो अगर वायु दाब कम होगा तो इसका तात्पर्य है वायु दाब बल कम होगा। अगर वायु दाब बल कम होगा तो वायु में गति भी कम होगी। तो यह सेंटेंस जो लिखा है, यह सेंटेंस सही लिखा है। कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं। यह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अगला लिख रहा है कि वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। जब एकदम पास पास होती हैं तो वायुदाब प्रवणता कम नहीं बल्कि अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। यह सेंटेंस गलत लिखा है, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा ए सही है, परंतु कारण हमारा गलत है। आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है, अर्थात सभी सही हैं, सिर्फ यहां पर एक गलत है और उसी का चयन करना है। जैसे लिखा है कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि हमने पहले ही कहा है। फिर लिखा है कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सेंटेंस सही है। और पोल पर अधिकतम होता है, ये भी सेंटेंस सही है। फिर लिखा है फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, यह सेंटेंस गलत है। बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। फेरल का नियम ये कहता है, क्या कहता है, दाईं ओर विक्षेपित होती है, ना कि बाईं ओर। इसी प्रकार लिखा है पवन का वेग विस्फोट स्केल द्वारा मापा जाता है, ये भी सेंटेंस सही है। तो इस आधार पर आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है आईटीसी के बारे में क्या कहते हैं, या आईटीसी के बारे में क्या सही है। तो आईटीसी का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर दोनों तरफ की व्यापारिक पवनों का मिलन होता है, उसी को कहते हैं आईटीसीजेड। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आईटीसीजेड कभी इक्वेटर पर होता है, तो कभी नॉर्थ गोलार्ध की तरफ शिफ्ट करता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ शिफ्ट करता है, तो उसी के विषय में पूछ रहा है। यह उच्च दाब कटिबंध है, तो आईटीसीजेड जहां बनता है वहां पर हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर बनता है। यह सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर ये गलत है। यह उच्च दाब नहीं बल्कि निम्न दाब है, क्योंकि निम्न दाब का जब केंद्र बनता है तभी दोनों तरफ की व्यापारिक पवनें वहां पर अभिसरित होती हैं। फिर लिखा है यह अस्वक्षांश के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है। इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का केंद्र। क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो इस सेंटेंस को भी ध्यान रखना है, ये जो लिखा है कि अस्वक्षांश कहते हैं, ये गलत है। फिर लिखा है यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। तो जो व्यापार पवन है, मतलब व्यापारिक पवन है, उसी का एक रूपांतरित क्षेत्र हमारा आईटीसीजेड है। तो यह सेंटेंस हमारा सही है। वैसे तो पूरा सही नहीं, लेकिन अन्य विकल्पों की तुलना में यही सही मिल रहा है, क्योंकि अगला लिखा है यह पछुआ पवनों के अभिसरण के क्षेत्र है। तो पछुआ पवनों का अभिसरण क्षेत्र नहीं बल्कि व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। तो सबसे बेहतर हमको एक ही विकल्प नजर आ रहा है और वह है सी, और इस आधार पर हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न लिखा गया यहां पर कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम है। पवन जो होती है यह वायुमंडल दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम नहीं होता बल्कि क्षैतिज अंतर का परिणाम होता है। अगर ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम होगा तो उसको वायु तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु तरंग कहते हैं। पवन क्षैतिज दिशा में चलती है और वायु तरंग ऊर्ध्वाधर चलती है। तो यहां पर जो ऊर्ध्वाधर अंतर है, ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि क्षैतिज अंतर होना चाहिए, अर्थात एक गलत है। अगला लिखा गया है पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। तो यह सेंटेंस सही है, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी आंसर हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न लिखा गया है, अर्थात यहां पर दो स्टेटमेंट है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। क्या यह सही लिखा है, गलत? सही लिखा है, क्योंकि अगर वायु दाब कम होगा तो उस केंद्र को फिलअप करने के लिए चारों तरफ से हवाएं तीव्र गति से अभिसरित होंगी, इसके कारण वायुमंडल में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है और यही चक्रवात का कारण भी होता है। अगला लिखा गया है यह उच्च से निम्न दाब की ओर गति करता है। क्या यह सेंटेंस सही गलत? सही है, क्योंकि वायु निम्न वायुदाब से नहीं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों सेंटेंस सही है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला लिखा गया है जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है
यदि उस दिशा में मुंह करके आप खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम फेरल का है। किसका है? फेरल का है। जबकि वायज वैलेट का जो नियम है वह नियम थोड़ा दूसरे टाइप से है, उसको भी थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं क्योंकि कभी काल वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वायज वैलेट का जो नियम है उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का सिर्फ प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वायु चल रही है, तो आप देखिए ये जो क्षेत्र है ये हाई प्रेशर का है और यह क्षेत्र है लो प्रेशर। तो अगर आप वायु के चलने की दिशा में चेहरा करके खड़े हो जाएं, मान लेते आपका चेहरा इधर है, तो हमारा जो हैंड है एक हाथ इधर हो जाएगा, एक हाथ इधर हो जाएगा। आप स्वतः बताइएगा इधर का हाथ कौन सा हो, राइट होगा या लेफ्ट होगा? आप स्वाभाविक तौर पर कैसे हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा और यह राइट हो जाएगा। तो राइट हैंड आप देखिए, अगर आप चेहरा इधर करके खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, आपका ये राइट हैंड है, राइट हैंड पर हाई प्रेशर बनता है और लेफ्ट हैंड पर लो प्रेशर बनता है। ये किसका नियम है? वाइज बैलेट का। वाइज बैलेट कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यदि पवन के चलने की दिशा में आप चेहरा करके खड़े हो जाएं, आपके दाहिने हाथ पर हाई प्रेशर होता है और बाएं हाथ पर लो प्रेशर होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर वायु चूंकि अब इस दिशा में चल रही है, जब इस दिशा में चल रही है तो हमारा चेहरा अब इधर है, ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो राइट अब देखिए हाई प्रेशर बन गया और लेफ्ट लो प्रेशर बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी लो प्रेशर। तो सीधा सीधा है, वाइज बैलेट ने यही कहा है कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा में चेहरा करके खड़े होते हैं तो लेफ्ट हैंड पर लो प्रेशर और राइट हैंड पर हाई प्रेशर, लेकिन जब आप दक्षिणी गोलार्ध में खड़े होते हैं तो लेफ्ट हैंड पर हाई प्रेशर होता है और राइट हैंड पर लो प्रेशर होता है। ये वाइज बैलेट का नियम है। तो खैर इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लिखा गया है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती हैं, यह वाताग्र क्या कहलाता है? यहाँ पे कह रहा है कि जब उष्ण और हल्की वायु, अर्थात यहाँ पर अतिक्रमण किसके द्वारा किया जा रहा है? गर्म वायु के द्वारा। किस क्षेत्र में? ठंडे वायु के क्षेत्र में। तो जब गर्म वायु के द्वारा अतिक्रमण ठंडी वायु के क्षेत्र में किया जाता है तो स्वभावतः यहाँ पर जो गर्म वाली वायु है यह ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करती है। तो इस वाताग्र को कहते हैं उष्ण वाताग्र। अगर अग्रेसन उष्ण वायु के द्वारा किया गया है तो वाताग्र उष्ण बनेगा। अगर यह अग्रेसन ठंडी वायु के द्वारा किया जाता तो वाताग्र कैसा बनता? शीत वाताग्र बनता। तो सेंटेंस आपका जो है उसके अनुसार आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, फ्रांस के ऊपर आल्प से रोन घाटी की ओर चलने वाली जो पवन है, इस पवन का नाम है मिस्ट्रल। क्या नाम है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल फ्रांस के तरफ से चलती है और किधर आती है? तो आल्प्स पर्वत की तरफ आती है या भूमध्य सागर की तरफ आती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपको एक और पवन मिलती है और ये कहाँ चलती है? स्पेन में। कहाँ चलती है? स्पेन में। स्पेन में जो चलती है उसका नाम है लेवेंडर। क्या नाम है? लेवेंडर। तो लेवेंडर चलती है स्पेन में, मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में, हॉर्न चलती है स्विट्जरलैंड में, सिराकू अफ्रीका से इटली की तरफ चलती है और हर्मटन अफ्रीका में ही चलती है, जिसको डॉक्टर पवन के नाम से हम पुकारते हैं। तो कुछ स्थानीय पवन हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखा गया है जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अर्थात यहाँ पर सभी सेंटेंस सही हैं, सिर्फ एक सेंटेंस गलत है। किसके विषय में? जेट स्ट्रीम के विषय में, और उसी का चयन करना है। लिखा है यह समताप मंडल में गति करता है। तो जेट स्ट्रीम समताप मंडल में नहीं गति करता है, बल्कि यह क्षोभ सीमा पर गति करता है। जहां पर क्षोभ की अंतिम सीमा होती है वहां पर यह गति करता है। इस आधार पर यही गलत स्टेटमेंट है और इसी आधार पर यह मेरा आंसर हो जाएगा। शेष आप विकल्प पढ़ सकते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, तो यह सेंटेंस सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह घुमावदार मोड़ों में गति करती है, तो क्योंकि विसर्पण करती है, ऐसे चलती है, विसर्प करती हुए आगे बढ़ती है, तो यह भी सेंटेंस सही है। फिर यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार से गति करती है, यह भी सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, सिर्फ पहला गलत है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया, यहाँ पर मिलान करना है कि स्लीट का क्या तात्पर्य है, फिर चिनूक का क्या तात्पर्य है, डोल्ड्रम का क्या तात्पर्य है, टोडा का क्या तात्पर्य है। तो डोल्ड्रम चिनूक के विषय में आपको पता ही होगा कि यह एक गर्म और सूखी हवा है। इसी के कारण से यह क्या करती है? हिम को भक्ष करती है, हिम का भक्षण करती है। फिर लिखा है डोल्ड्रम, तो डोल्ड्रम का तात्पर्य है कि जहाँ पर दोनों तरफ की व्यापारिक पवनों का मिलन होता है, अर्थात जो हमारा विषुवतरेखीय क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं डोल्ड्रम। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र है। फिर लिखा है टोडा, तो टोडा तमिलनाडु की एक जनजाति है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है स्लेट,
तो स्लीट वर्षा के प्रकार हैं और इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, आप मिलान कर सकते हैं यहाँ पर 3, फिर 1, फिर 4, 2। तो आपका आंसर हो गया 3, 1, 4, 2 अर्थात डी आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करें। बताना है कि जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करना है कि कौन सी ठंडी पवन नहीं है। वो है नार्वेस्टर। कौन सी है? नार्वेस्टर। देश अगर बोरा की बात करें तो ये भी ठंडी है, पुरगा की बात करें तो ये भी ठंडी है, और मिस्ट्रल की बात करें तो ये भी ठंडी है। पुरगा जो है कहाँ चलती है? तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में चलती है। बोरा कहाँ चलती है? तो बोरा एड्रियाटिक तट पर चलती है। और मिस्ट्रल कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो गया बी। चलिए, अच्छा बी आपका नार्वेस्टर ये कहाँ चलती है? तो कह सकते हैं हमारा न्यूजीलैंड की तरफ चलती है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।